प्यारे बच्चों, आपका वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह हम पाठ को जा रहे हैं बताने। आप इस पाठ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई से संबंधित चीज़ों की जानकारी होती रहेगी। आइए हम पहले बेटा कार्बन तथा उनके यौगिक जो कक्षा 10 का चैप्टर है, इसके विषय में हम बता दें क्या है बेटा। सबसे पहले इसमें हम क्या मुख्य बिंदु पाठ से संबंधित है। मुख्य बिंदु तो और है, इसको हम दो शिफ्ट में, दो पार्ट में इसको हम करेंगे बेटा। पहला है कि कार्बन की सहसंयोजी आबंध, कार्बन के अपरूपक, अपरूप एवं उनके गुण से संबंधित जानकारी। और अगली स्थिति है बेटा कार्बनिक यौगिकों का जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, हाइड्रोजन एवं उनके प्रकार, हाइड्रोकार्बन एवं उनके प्रकार है, और समावयवता के विषय में हम बताएंगे बेटा। आइए सबसे पहले बता रहे हैं बेटा कार्बन तथा उनके यौगिक। पहले कुछ हम कार्बन की प्रकृति से हम आपको रूबरू करा दे बेटा। देखिए, कार्बन जो है एक आध्यात्मिक तत्व है बेटा। यह कार्बन एक आध्यात्मिक तत्व है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले जैव संबंधित जो जिसमें जीव जंतु वनस्पतियों में इसकी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। जो चीज़ बनती है सब कार्बन से ही मिलकर बनती है। एक आपको बता दे बेटा, कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एक हम यहाँ सारणी बना रहे हैं रसायन विज्ञान की स्थिति बता रहे हैं बेटा। मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से रसायन विज्ञान को मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यह रसायन विज्ञान मुख्य रूप से दो भागों में बेटा बांट दिया जाता है। एक होता है अकार्बनिक रसायन। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं। अकार्बनिक रसायन और दूसरा होता है बेटा कार्बनिक रसायन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम देखिए, केमिस्ट्री है और एक अकार्बनिक रसायन जो होता है बेटा, इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए प्यारे बच्चों, अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर, देखिए परिभाषा हम लिख नहीं रहे हैं बेटा, आप इसको बार बार क्या कहते हैं, परिभाषा को आप कई बार पढ़ के लिख लीजिएगा। देखिए, रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन क्या है बेटा? अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर शेष रासायनिक तत्वों से संबंधित उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों, रासायनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन क्या है बेटा? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। हम दो बार बोल दे रहे हैं बेटा, परिभाषा स्वयं आप समझ के देख लीजिएगा। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों, एक ध्यान रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होते हुए बेटा इसका अध्ययन अकार्बनिक के बीच में किया जाता है। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कार्बन है होते हुए भी इसका अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और जबकि इसका अध्ययन कार्बनिक के होगा तो हम एक चीज़ बता दें, अकार्बनिक रसायन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटों इन सबों का अध्ययन कार्बन होते हुए भी इसका अकार्बनिक के बीच में इसके अकार्बनिक में अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन जो होता है इसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ये अपवाद है बेटा, इसका अकार्बनिक में कार्बन होते हुए भी इसका अकार्बनिक तत्वों या अकार्बनिक रसायन में इसका अध्ययन किया जाता है। और एक नंबर का प्रश्न है बेटा, NH2CONH2 बेटा यह यूरिया है। यह यूरिया जो है इसे हम यूरिया बेटा यह यूरिया है, यह कार्बनिक अकार्बनिक के बीच की कड़ी है। यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो कार्बनिक अकार्बनिक दोनों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, इसे हम बीच की कड़ी मानते हैं। अगली स्थिति मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताएं कार्बनिक अकार्बनिक से संबंधित जानकारी। प्यारे बच्चों कुछ और चीज़ें जान लीजिए, कार्बनिक अकार्बनिक से संबंधित और चीज़ें जान लीजिए बेटा। हम अंतर के विषय में बता दें, कार्बनिक यौगिकों की अकार्बनिक यौगिकों की संख्या ये बहुत कम पाई जाती है, ये कम पाई जाती है। और कार्बनिक की जो होता है यह इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। बेटा स्पीड में आप बात समझते रहेंगे, मन से सुनते रहेंगे सारी चीज़, ये तो बात अपने से लिख सकते हैं। हम कम लिख दिए तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि कार्बनिक रासायनिक यौगिकों की संख्या कम पाई जाती है और कार्बनिक रसायनों की संख्या अधिक पाई जाती है। शब्द तो आप वाक्य का तो आपको बनाना है प्यारे बच्चों ना। दूसरी स्थिति बेटा, इसमें श्रृंखलन की क्रिया नहीं पाई जाती। श्रृंखला में नहीं पाई जाती है श्रृंखलन। अब इससे संबंधित बता दें शब्द क्या है, श्रृंखलन क्या है। बेटा ये श्रृंखलन क्या होता है, जो श्रृंखला में जुड़कर बहुत बड़े यौगिक बना लेते हैं। जैसे इसमें श्रृंखलन की क्रिया पाई जाती है मेरे बेटू, इसमें श्रृंखलन की क्रिया नहीं पाई जाती है, इसमें श्रृंखलन की क्रिया पाई जाती है, इसलिए इसकी संख्या बहुतायत में होती है बेटा। फिर से सुन लीजिए, अकार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन न पाई जाने के कारण इनमें यौगिकों की संख्या बहुत कम होती है बेटा। और कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की क्रिया पाई जाने के कारण, श्रृंखलन का गुण पाए जाने के कारण इसकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी स्थिति बेटा यह है, यह इसका जो विलायक होता है, इसका विलायक जो घोला जाता है यह जल होता है बेटा, यह जल होता है। इसमें इसका विलायक जल होता है। इसमें ईथर एल्कोहल और बेंजीन जैसे अन्य पदार्थ जो होते हैं यौगिक इसमें घोले जाते हैं। विलायक के विषय में बता दें बेटा, अकार्बनिक यौगिकों को जो घोला जाता है, जिसमें विलायक बोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, वह मुख्यतः जल होता है। और यह जो होता है ईथर एल्कोहल बेंजीन। तो एक अंतर भी मिल गया मेरे प्यारे बच्चों कि अकार्बनिक यौगिकों जो होता है जल और अकार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, और कार्बनिक विलायक जो होते हैं जल और अकार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। ये केवल कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर एल्कोहल और बेंजीन में घुलते हैं। और इसमें एक चीज़ और बाबू है, इसमें जो बांड बनता है यह विद्युत संयोजी बांड भी बनता है, उपसह संयोजी बंध बनता है। इसमें विद्युत संयोजी बंध बनता है, विद्युत संयोजी बंध बनता है, और इसमें जो होता है सह संयोजी बंध बनता है, जो यहाँ पर लिखेंगे बाबू। ये सह संयोजी बंध की प्रकृति के विषय में हम बताएंगे आपको। यह सह संयोजी बंध बनता है बेटा। इसका गलनांक क्वथनांक बेटा है निम्न होता है, कम होता है। इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ऐसे चीज़ों में हम थोड़ा सा अंतर आपको बता दिए। कार्बनिक अकार्बनिक में अंतर तो बहुत है। इसमें समावयवता नहीं पाई जाती बेटा। समावयवता का भी एक हेडिंग है, इसमें समावयवता
समावयवता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समावयवता, इसमें समावयवता बेटा, समावयवता, ठीक है, समावयवता पाई जाती है, यानी आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है बेटा, इसमें समावयवता पाई जाती है। इसमें विद्युत संयोजी बंध बनते हैं, विद्युत संयोजी बंध बनते हैं बेटा। इसमें जो होता है यह सह संयोजी बंध बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीज़ की आपको जानकारी हो गई। इसमें श्रृंखलन की क्रिया लिख दिए हैं और इसकी अब आगे इसमें बताएंगे तो अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं बेटा, थोड़ा सा स्पीड करके जो मुख्य है, जितना स्तरीय चीज़ हम बता रहे हैं, तो यह कार्बनिक अकार्बनिक के विषय में हम आपको बता दिए। अब हम बताने चल रहे हैं बेटा, तुमको कार्बन की प्रकृति के अनुसार बता दे बेटा। बेटा जो कार्बन की प्रकृति होती है यह आधात्विक प्रकृति होती है। क्यों आधात्विक प्रकृति होती है बेटा? देखिए, यह कार्बन को धातु और धातु के बीच में कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके विषय में हम बता देते हैं। देखिए, इसके लिए हम कार्बन के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम चल रहे हैं बेटा। कार्बन का जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक समझ जाएंगे ना, परमाणु क्रमांक। और यहाँ 12 जो होता है यह परमाणु भार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह परमाणु भार होता है और ये परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक इक्वल टू धनावेशों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों, देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर धनावेशों की संख्या, यह 6 होता है। यह परमाणु क्रमांक जो है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और धनावेशों की संख्या आपको व्यक्त करता है। तो इसमें का परमाणु क्रमांक 6 है। इसमें इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा 1s2 2s2 2p4। देखिए गलत हो, यहाँ लिखे हैं आपको ध्यान दिलाने के लिए। यहाँ संख्या कितनी है? कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। एक नियम होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ गलत लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। इससे बेटा कम से कम 20 परमाणु क्रमांक, 20 जिस तत्व का 20 परमाणु क्रमांक है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। आइए इस पर बता दें। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 6 है, तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए हम कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा बेटा। तो यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p, इसका नंबर है 2p का, यानी 2 2 2, यानी कहने का मतलब, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। देखिए पहले कोष पहला के लिए K, दूसरा के लिए L, यानी इसमें बेटा 2 कोष बना। कार्बन में कितने कोषों की संख्या हुई? K और L। और K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और L कोष में 2। देखिए 2 L के लिए, देखिए यहाँ 2 है, दूसरे को L, पहले के लिए K। अगर तीसरा लाता तो M हो जाता, चौथा लाता तो N हो जाता। यानी KL कोष 2 है, पहला कोष, ये दूसरा कोष। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है बेटा? 2 और 2 4। यानी कार्बन के परमाणु में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इसकी संयोजकता भी 4 होगी। यहाँ पर लिखे हैं बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, और एवं संयोजकता जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही संयोजकता को व्यक्त करता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है बेटा? 4, क्योंकि बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता जो होगी बेटा, संयोजकता 4, संयोजकता इसकी 4 होगी। यह मेंडलीव की संयोजकता जो होगी वही मेंडलीव के
मेंडलीव की आवर्त सारणी में यह समूहों की संख्या होती है। कार्बन को मेंडलीव की आवर्त सारणी के चौथे समूह में रखा गया है। बेटा जिस यौगिक को चौथे समूह में रखा जाएगा वह धन और ऋण दोनों का गुण दिखाते हैं, इसलिए यह कार्बन जो होता है उपधातु कहा जाता है। देखिए ये हम लाइन से अलग हो जाएंगे, अगर इसमें पढ़ाएंगे तो 1 घंटा इसी में हो जाएगा, लाइन से विरत हो जाएंगे। तो हम मुख्य मुद्दा पर चल रहे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक जान गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गए, इसकी संयोजकता जान गए। तो कार्बन की संयोजकता देखिए 4 है। संयोजकता क्या होता है? किसी भी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उस तत्व से संयोग करती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर से बता दे बेटा, यानी हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व से संयोग करती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी यह संयोजकता 4 है तो यह हाइड्रोजन से, यह कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो यह कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी बाबू, क्योंकि यह मीथेन बना है, इसकी संयोजकता 4 होगी। यह 4 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग किया है। तो आइए बेटा हम बता दें, संयोजकता के विषय में आप जान गए। अब हम आपको ये बताएं, देखिए संयोजकता से संबंधित आपको जानकारी हुई और इसके बाद कार्बन के सहसंयोजी आबंध होने का कारण क्या है? कार्बन जो होता है बेटा एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण 1 2 3 4 यह 4 संयोजकता को व्यक्त करता है। देखिए आगे हम बताएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। यह बांड है, यह चारों बांड मिलकर कार्बन के साथ संयोग हुआ है, यानी इसकी संयोजकता 4 होने के कारण यह सहसंयोजक बंध दिखाता है, जैसे H H H। ये कार्बन, यह मीथेन का सूत्र है, इसके विषय में हम आगे बताएंगे। देखिए यह कार्बन है, कार्बन को ऐसे भी देखिए 2A 2 4 हो गया, कार्बन को CH4 यानी चारों हाइड्रोजन हो सकता है और कार्बन को ये कार्बन की स्थिति हो गई, ये भी हो सकती है बेटा, यह भी सहसंयोजक बंध की स्थिति में है। तो एक कार्बन की रूपरेखा के लिए आगे जब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताएंगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कार्बन क्या है? मुख्य रूप से यह सहसंयोजी बांड बनाता है। आइए अब बेटियों प्यारे बच्चों, संयोजकता की बड़ी आवश्यकता होती है बेटा रसायन विज्ञान में, इसलिए थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट और हम समय दे दें। जैसे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक देखिए परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें उस नियम के अनुसार जो लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2, यह बेटा ये जो है मुन्ना पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, इसमें 20 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसी के आधार पर हम संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसका स्थान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ बता दें, 2 मिनट समय बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लीक से हटे हुए हैं। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s2 2s2 2 2 4 1s2 2s2 2p6 यानी 2 2 4 6 10, नंबर किसका 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 12 ठे 2 भरना है बेटा, तो नंबर आया 3s2। पहले में दूसरे का, तीसरे का, इसमें कोषों की संख्या बेटा KLM हो गया। प्यारे बच्चों इसमें कोषों की संख्या KLM यानी 3 कोष बने, यानी 1 2 3 कोष बना, यानी कोष लिख दे रहे हैं, कोष इक्वल टू 3। और बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, दूसरे में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यही चीज़ से हम मैग्नीशियम की पूरा खेल बताएंगे आपको मेरे प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है बेटा? 2 है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई भी तत्व बेटा, जिस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हर एक आदमी चाहता है कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा मोटर बंगला कार नौकर चाकर सब हो जाएं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, इसी तरीके से रासायनिक तत्व भी चाहते हैं। इनकी स्वतंत्रता इस बात पर निहित है कि इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए।
ये तत्व जो रासायनिक तत्व है क्यों उथल पुथल मचाते हैं? इसके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उथल पुथल मचाते हैं। तो इसके बाहरी कोश में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस यानी त्याग दे। समझ गए बेटा? यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बाहरी कोश ही हो जाएगा, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। दूसरी स्थिति बनती है या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। मेरे बेटा बात समझिएगा, मैग्नीशियम के सामने 2 रास्ते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। अगर यह पहला शर्त है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, त्यागने वाला धनी होता है। बेटा त्यागने वाला धनी होगा। एक रास्ता तो इसके सामने ए है, दूसरा रास्ता है कि 6 किसी से मांग ले, ग्रहण कर ले, तो वह जो होता है माइनस होगा। लेकिन आसानी किस बात में है बेटा? इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसको आसानी है। यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए मैग्नीशियम जो होता है बेटा यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए मैग्नीशियम को Mg++ लिखा जाता है। हमारी बात समझ गए बेटा? तो इसी तरीके से है, अगर बाई चांस यहाँ 3 होता तो 3++ होता एल्युमिनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए +4+++ होता, माइनस होता। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख के बता दें, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रकृति दोनों होगी। यह धातु का भी काम करेगा, क्योंकि +4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्याग कर अष्टक पूरा करेगा, तब ये धातु बनेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यह अधातु बनेगा। अर्थात यह तत्व जो भी होगा सिलिकॉन होने से, यह धातु अधातु के बीच की कड़ी है, अर्थात इसे हम उपधातु कहते हैं बेटा। ये चीज़ हम थोड़ा सा बता दिए। अच्छा ठीक, इसके विषय में हम बता दिए बेटा। अच्छा यहाँ चीज़ एक और है, मैग्नीशियम को मेंडलीव के आवर्त सारणी के पहले देखिए कैसे कोष है बेटा, 1 2 3 कोष है। तो तीसरे आवर्त में ये देखिए आवर्त होता है, ये क्या है? आवर्त है, यानी पहले दूसरे तीसरे आवर्त में रखा गया है। और ये जो होता है ऊर्ध्वाधर, इसी को ग्रुप बोलते हैं, इसी को समूह बोलते हैं, इसी को वर्ग बोलते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में मैग्नीशियम को दूसरे समूह में रखा गया है। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही समूहों की संख्या व्यक्त करता है। यानी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम को दूसरे समूह में रखा गया, दूसरे ग्रुप में रखा गया, दूसरे वर्ग में रखा गया। और किस आवर्त में रखा गया? 1 2 3 जितने कोष हैं बेटा ना, वह आवर्त की संख्या, यानी पहला दूसरा तीसरे आवर्त में रखा गया और पहला और दूसरा समूह में रखा गया। ये हम बता दिए। इसी तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थिति के विषय में हम आपको बता दिए। अब थोड़ा तेज़ी से बताएं कि उसे लीक से हटे थे बेटा, लेकिन बहुत ही जरूरी इस चीज़ का है रसायन विज्ञान में। अब हम आप कार्बन के अपरूपक के विषय में बता दें बेटा।